हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे क्लास में। आज के इस सेशन में हम सब बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए आपको मैप को भी समझना पड़ेगा बढ़िया से। और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्या पढ़ पाएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले हम परिचय देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय को हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के हम उत्पत्ति को देखेंगे कि आखिर इसका उत्पत्ति हुआ कैसे। इसके उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं, उत्पत्ति को देखेंगे। उत्पत्ति को देखने के उपरांत हम इसके आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान डालेंगे। देखिए, किसी भी सभ्यता को या किसी भी जैसे इतिहास के किसी भी पहलू को आपको अगर समझना है तो उसके आर्थिक पहलू को आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप उनके आर्थिक पहलू को समझ जाते हैं तो उसी के साथ रिलेट करके आप उसके सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और साथ ही साथ उसके धार्मिक स्थिति को भी आप आसानी से समझ पाइएगा। तो एक ओवरऑल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब आप किसी भी पहलू को समझने से पहले आर्थिक पहलू को समझ जाते हैं। तो हम उसके आर्थिक पहलू को भी समझेंगे। आर्थिक पहलू में हम लोग कृषि पर विशेष ध्यान देंगे। उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्पकार थे, जो शिल्प की कलाएं थी, उसको भी देखेंगे। और उसके साथ साथ उससे जो व्यापार में उन्होंने जो बढ़ोतरी की, जो नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में आया, उसमें व्यापार का क्या योगदान था, उसको भी हम देखेंगे। जब हम आर्थिक क्षेत्र देख लेंगे तो इसके विशेषताओं पर हम ध्यान देंगे। विशेषता में प्रमुख रूप से हम लोग देखेंगे कि इनके जो स्थल, प्रमुख स्थल है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 4000 के आसपास स्थल है, पर सभी स्थलों को आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो उसके जो प्रमुख स्थल हैं उन स्थलों को हम देखेंगे और वहां से जो पुरातात्विक सामग्रियां मिली है, पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, उनको हम लिस्ट आउट करेंगे। उसके साथ साथ जैसे आपको हमने बताया कि उसके अगर आर्थिक क्षेत्र को हम देख लेते हैं तो उसके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को भी हमें समझने में आसानी होगी और आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। इसी के जब हम ये समझ लेंगे तो लास्ट में हम इसके पतन, इसके कारण और विभिन्न विद्वानों ने इसके प्रति क्या क्या मत दिए उनको हम समझ लेंगे। इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे। और ये टॉपिक जो है इस तरह से हम पढ़ाया जा रहा है कि आप मेंस के लेवल तक को हम टच करा सकते हैं। ये प्री के लेवल से तो मोर देन सफिशिएंट है और मेंस के लेवल में भी आपको ये टच कर जाएगा। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहा क्योंकि सब टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और डेप्थ में आप हमारे साथ बने रहिए और जो यहाँ पे बताया जाए उसको बढ़िया से नोट डाउन करिए और देखिए ये मेंस के लेवल तक भी टच करेगा। सबसे पहले आपको इस मैप पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप समझना चाहते हैं तो इस मैप को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि एक रिवर है जो ऊपर से आ रही है और आते आते इधर अरेबियन सी में गिर रही है। इस रिवर का नाम जो है इंडस रिवर कहा जाता है, सिंधु घाटी इसको कहा जाता है। इसके कुछ सहायक नदी हैं, जैसे कि देखिए ये जो झेलम नदी है, ये वाला चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। तो ये जो पूरा है सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी के आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है इसी नदी के आसपास और इसके सहायक नदियों के आसपास हुआ है। तो पहले तो आप ये दिमाग में बैठाइए कि ये नदी तंत्र इस प्रकार से है। अब देखिए, जो प्रमुख स्थल है उसको अगर हम आपको पहले मैप में दिखा दें तो आगे आपको समझने में, आगे का जो परिचय, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले इसके जो प्रमुख स्थल हैं उसके लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्थल दिखाए आपको तो ये देखिए, ये रावी नदी के तट पे एक स्थल है जिसको हड़प्पा कहा जाता है। तो हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे। और ये जो वर्तमान में हड़प्पा है ये है पाकिस्तान में। ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र जो है भारत के बगल में पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान और ये वाला क्षेत्र जो है सो ईरान है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इन क्षेत्रों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिंधु घाटी सभ्यता का डेप्थ नॉलेज ले पाएंगे। तो पहले ये देखिए कि पाकिस्तान के क्षेत्र में रावी नदी के तट पे एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा।
ये एक प्रमुख स्थल है। उसके बाद हड़प्पा से 1483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में ही सिंधु नदी के तट पे एक और जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का लोकेशन भी आप याद रखिए। ये देखिए, ये है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी जो आ रही है सिंधु नदी के तट पे, ये यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा नीचे आप सिंधु नदी के तंत्र में ही आएंगे तो एक जगह आपको मिलेगा चुनहुद्रो। चुनहुद्रो की विशेषताओं को, मोहनजोदड़ो की विशेषता को या हड़प्पा की विशेषता को हम आपको आगे समझाएंगे जब हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता को विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इन मैप को ध्यान से देखिए। पहले आपको हमने बताया रावी नदी के तट पे हड़प्पा, सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो, उसके ठीक नीचे यहाँ पे चुनहुद्रो, और इसी के बगल में यहाँ पे एक और जगह है बालाकोट। तो ये तो पाकिस्तान में इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। आप मैप को ध्यान में रख करके इन जगहों को याद रखें। पाकिस्तान में प्रमुख 4 स्थल हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, बालाकोट। अब भारत में देखिए, भारत के गुजरात के कच्छ के रण में एक सैंधव स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा, और उसी के बगल में एक और स्थल है जिसका नाम है रंगपुर, और ऊपर में भोगवा नदी के किनारे एक स्थल पाया गया है जिसका नाम है लोथल। तो गुजरात में 3 स्थल, धौलावीरा, रावी और रंगपुर और लोथल, ये तो गुजरात में 3 स्थल हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, राजस्थान में एक स्थल है घग्गर नदी के किनारे पर। ये जो जा रही नदी, ये घग्गर नदी है, प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी। इसके आगे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, ये जो घग्गर नदी जा रही है तो इसी के बगल में राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, हरियाणा में एक जगह है वही घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पर बनावली, और सतलज नदी के किनारे पर पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है रोपर। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया। 3 क्षेत्र यहाँ पे, 3 क्षेत्र यहाँ पे, 4 क्षेत्र पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हो गया पहला क्षेत्र जो कालीबंगा हम देखे हैं, ये राजस्थान में है घग्गर नदी के किनारे पर। इसी घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे पर हरियाणा में बनावली है, और सतलज नदी के किनारे पर रावी है। तो इसको आप रोपर है ये, रावी हम कह दिए मिस्टेक से, तो ये रोपर नामक स्थल है, रावी नहीं है, रोपर स्थल है। ठीक, ये स्थल आपको दिमाग में रह गया। अब देखिए, एक यमुना नदी ये जो जाती है गंगा नदी तंत्र में, यमुना नदी, इसकी एक सहायक नदी है हिंडन। ये जो इसकी सहायक नदी है हिंडन, इसकी सहायक नदी है, उसके तट पर एक सैंधव स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक, उसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो जा रही है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा के निकट एक सैंधव स्थल, जो अभी वर्तमान का सैंधव स्थल जो सबसे दक्षिणी है वो है आपका यहाँ पे एक स्थल है दैमाबाद। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान का मकरान तट है जो ईरान और पाकिस्तान को जोड़ता है। इस मकरान तट पे एक स्थल है जिसका नाम है सुत का गेंडोर जो है सो दास्क नदी के किनारे है। इनको भी आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, चिनाब नदी के किनारे सबसे ऊपर में यहाँ पे एक स्थल है जम्मू कश्मीर में मांडा। तो ये मांडा स्थल है। इन स्थलों को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है, इसी सिंधु नदी के तट पे जाए तो मोहनजोदड़ो, उसके नीचे आए तो चुनहुद्रो, बगल में बालाकोट, ये पाकिस्तान में प्रमुख हो गए। अगर गुजरात में देखें तो धौलावीरा, यहाँ पे आ गए तो रंगपुर और लोथल, ये प्रमुख गुजरात में हो गए। इसके अलावा राजस्थान में देखें तो घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा, और इसी सरस्वती घग्गर नदी के किनारे पर अगर हरियाणा में चल जाए तो बनावली, और पंजाब में इसी सतलज नदी के किनारे है रोपर। इसके अलावा ये यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे आलमगीरपुर, एक गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के निकट जो है सो आपका ये दैमाबाद, और इधर मकरान तट पे जो है एक दास्क नदी, उसके बगल में सुक्तगेंडोर, और यहाँ पे चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। तो ओवरऑल आप इस मैप को समझ गए, और यहाँ पे हमने एक प्रमुख स्थल और उस जो नदी के किनारे हैं उस नदी का नाम भी लिख दिया है। तो आप इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिए और इस लोकेशन को याद रखिए। अब देखिए, चलते हैं हम इसके परिचय पर। परिचय तो ऑलरेडी प्रारंभ हमने कर दिया है। पहले आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लोकेशनों को दिखा दिए, जिससे आपको आगे समझने में काफी आसानी होगा। चलिए देखते हैं अब हम
इसके विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले जो बात आता है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में सबसे पहला बात आता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हड़प्पा यहाँ पे सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में जा रहा था। तो इसने हड़प्पा में कुछ अवशेष देखे, तो उसने स्थानीय लोगों से पता करने का कोशिश किया कि ये अवशेष कैसा है। तो स्थानीय लोगों ने अपने तरफ से कुछ मतलब जो उनको पता था वो बताए। चार्ल्स मेसन जो है सो पहला व्यक्ति था जिसने हड़प्पा के अवशेषों को देखा। तो आप याद रखेंगे, जो सर्वप्रथम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखा है उस व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। कब देखा? तो 1826 में देखा, 1826 में देखा। उसके बाद 1853 से 56 तक यहाँ लाहौर से कराची तक जो है सो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। रेलवे लाइन में जो ईंटों गिट्टियों की आवश्यकता होती थी उस हड़प्पा के ईंटों को तोड़ तोड़ के ही रेलवे पटरियों पर दे दिया जाता था। जब ये ईंटें लगातार जब तोड़े गए तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिले जो बहुत प्राचीन काल के थे, किसी सभ्यता के थे। तो ये जब मिलने लगा, वहाँ पे वस्तुओं को मिलने लगा, तो ये रेलवे वाले मीटर पर जॉन विलियम ब्रंटन नामक दो व्यक्ति लगे हुए थे। देखिए, जॉन ब्रंटन अलग थे और विलियम ब्रंटन अलग थे, दोनों भाई थे, इसीलिए इसको कभी कभी ब्रंटन बंधु करके भी दिया जाता है। तो इस रेलवे वाले लाइन पर जॉन विलियम ब्रंटन लगे हुए थे। इन्होंने अवशेषों को देखा। जब अवशेषों को बहुत सारे मृदभांड मिले, बहुत सारे पुराने मूर्तियां मिलने लगी हड़प्पा में, तो इन्होंने इसके संबंध में अलेक्जेंडर कनिंघम को एक पत्र लिखा कि यहाँ पे बहुत सारे पुराने अवशेष मिल रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 के समय में भारत के पुरातत्व सर्वेयर जनरल थे, क्योंकि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ही बनाए गए। तो 1853 से 56 का ये मैटर है। तो 1853 से 56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व सर्वेयर जनरल थे। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम अध्यक्ष बने तो इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, इस क्षेत्र का बार बार दौरा किया और दौरा करने पर उनको भी अवशेष मिलने लगे, बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होने लगी। तो इन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं, कहा कि होगा कोई पुरानी सभ्यता, 1000-2000 साल पुरानी सभ्यता, हो सकता है सिकंदर के काल का सभ्यता रहा हो, क्योंकि सिकंदर भी तो यहीं से लौटा था, हो सकता है उस युद्ध में जो मारे गए उसी के अवशेष रहा होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम उतना सीरियसली, उतना ध्यान नहीं दिए। इसके बाद आते हैं जब लॉर्ड कर्जन, भारत के गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड कर्जन जब भारत में आते हैं, तो लॉर्ड कर्जन को पुरातत्व सामग्रियों से बहुत लगाव था। तो इसने भारत में पुरातत्व सामग्रियों की खोजबीन करना प्रारंभ कर दिया। इसी के संदर्भ में जब इन्होंने 1904 में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो होता है उसका पुनर्गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल को बना दिया इन्होंने। किन? लॉर्ड कर्जन ने। अब जॉन मार्शल जो है सो पुरातत्व को खोजबीन में लगे, पुरातत्व के सभ्यताओं के खोजबीन में लग गए। तो जॉन मार्शल अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में दो आदमी काम कर रहे थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में खुदाई प्रारंभ किया और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई प्रारंभ किया। तो जब यहाँ पे दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई चल रहा था, ठीक उसी समय 1483 किलोमीटर दूर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में राखल दास बनर्जी यहाँ पे खोज कर रहे थे। जब यहाँ पे खोज किया गया तो इन्होंने देखा कि जैसी सामग्रियां यहाँ से मिल रही है, ठीक उसी प्रकार की सामग्री यहाँ मोहनजोदड़ो से भी मिल रही है। तब जॉन मार्शल ने इसको निरीक्षण किया और देखा ये तो पूरा विस्तृत सिंधु नदी के किनारे पर ये पूरा एक जैसा पुरातत्व सामग्री मिल रहा है, ये तो सिंधु नदी के तट पे ही सब कुछ विकसित है। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने रखा? जॉन मार्शल ने। किस आधार पे रखा? तो आपको हमने बताया है कि देखिए ये मोहनजोदड़ो से वही सामग्री मिल रही थी जो हड़प्पा से मिल रही थी, और ये दोनों जो है सो सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही है। इसी के आधार पे जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल ने यहां तक कह दिया कि भविष्य में इसके अवशेष जो है सो ये गंगा नदी तंत्र के आसपास भी मिलेंगे, और जॉन मार्शल इसमें सही साबित हुए। गंगा नदी तंत्र में ये जो है यमुना, इसकी सहायक नदी हिंडन है, ठीक, इसके निकट आलमगीरपुर है। तो जॉन मार्शल की जो प्रिडिक्शन जॉन मार्शल ने किया कि इसके अवशेष जो है सिंधु नदी तंत्र में भी मिलेंगे, तो जॉन मार्शल आगे जाके सही साबित हुए, और वर्तमान में यूपी के बागपत जिला जो है उसके सनौली गांव में 116 मानव कब्र मिले हैं। अभी तक का सबसे बड़ा सावधान मिला है 116 मानव कब्र। ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, हो ना हो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बस्ती यही कहीं रहा होगा, क्योंकि 116 मानव कब्रें मिली है। और जब और खुदाई यहाँ पे किया गया, यहाँ पे यूपी के आसपास, तो यहीं पे एक रथ का पहिया भी मिला। तो विद्वानों ने कहा कि ये रथ का पहिया वास्तव में है किसका? कहीं ये सैंधववासी वास्तव में आर्य ही तो नहीं थे? अगर ये साबित हो जाए कि ये रथ का पहिया जो यहाँ से मिला है यूपी से, वो अगर सैंधव काल के हैं, तो कई विद्वान ये मान लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापना करने में, इसका विकास में जो है सो आर्यों का ही हाथ है। तो फिलहाल इसके अलावा इस पे अभी फिलहाल मतभेद चल रहे हैं रथ के पहिए पर। इसके अलावा जो है कहीं भी और सैंधव स्थल में कहीं भी रथ का पहिया मिला नहीं है। यहाँ पे जो रथ का पहिया मिला है वो तीलियों वाला रथ का पहिया है जो आर्यजन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा और कहीं भी रथ के पहिए नहीं मिले हैं। एक पहिया मिला भी है यहाँ पे धौलावीरा के पास, तो वो पहिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला है, बस उसके कुछ सांचे मिले हैं, सांचे टाइप से मिले हैं जो, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अभी वो डाउटफुल है, ठीक है। तो ये वाला मैटर हो गया। जब इस पे खुदाई और किया गया और खुदाई प्रारंभ किया गया, स्टुअर्ट पिकट नामक एक जो इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने जब इस पे खोज किया तो इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी संज्ञा दे दिया। किसने? स्टुअर्ट पिकट ने। ये प्रश्न पूछा जाता है किसने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है? तो आप याद रखेंगे ये कहा है स्टुअर्ट पिकट नामक इतिहासकार ने, ठीक है। जब खुदाई हुआ तो उस समय जब खुदाई चल रहा था तो उस समय ये मोहनजोदड़ो जो था, सो मोहनजोदड़ो उस समय मिले स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल था। ये जो मोहनजोदड़ो है जो फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो ये उस समय खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा स्थल था। और यहीं पे एक और जगह था जिसका नाम था गंगेरीवाल। गंगेरीवाल भी सिंध प्रांत में ही है और ये उस समय का पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ये दो बड़े स्थल उस समय मिले थे। इसके बाद जब और खोजबीन किया गया तो यहाँ पे गुजरात में स्थल मिलने प्रारंभ हो गए। धौलावीरा यहाँ पे मिला। धौलावीरा जो है सो भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल भारत के संदर्भ में धौलावीरा और भारत के बाहर मोहनजोदड़ो उस समय तक। उसके बाद फिर जब खोजबीन प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगा में अवशेष मिलना प्रारंभ हो गए। राजस्थान में कालीबंगा से, हरियाणा में बनावली से और इसी तरह और सारे अवशेष रोपड़ में से भी मिलने अवशेष प्रारंभ हो गए। तो ये खोजबीन चल ही रहा था। तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन में के बाद ऐसा प्रयास किया गया कि इसके क्षेत्रों को भारत के संदर्भ में ही हम खोजें। भारत के संदर्भ में ही खोजने का प्रयास किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में हम खोज कर नहीं सकते बिना पाकिस्तान सरकार की अनुमति के, या वहाँ पे खोज कराएगी पाकिस्तान सरकार कराएगी। तो 1947 के बाद भारत के संदर्भ में उसको खोजने का प्रयास किया गया और देखा गया कि जितनी स्थलें इस सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली, उससे ज्यादा स्थल भारत के संदर्भ में मिलने प्रारंभ हो गए। भारत में उससे कई ज्यादा स्थल मिलना प्रारंभ हो गया। ये जो सिंधु नदी प्रमुख नदी तंत्र है, इसके बगल में ही
एक नदी जाती है जिसको वर्तमान में घाघर हाकरा नदी या प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी, ये जो नदी आप देख रहे हैं जो 3 मूल स्रोतों से मिलकर बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि हो न हो सिंधु से ज्यादा स्थल इसके आसपास मिले हैं। हो सकता है ये नदी फिलहाल में तो है नहीं, तो ऐसा कहा जाता है हो सकता है ये प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी है जो कालीबंगा के निकट है। और इसके जो सरस्वती नदी है हो सकता है कालीबंगा में सूख गई हो, और कालीबंगा के विनाश का प्रमुख कारण भी यही रहा होगा। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि ये जो नदी जा रही है घाघरा हाकर पाट जिसको वर्तमान में हम कहते हैं, उसके आसपास भी भारत में बहुत सारे स्थल मिले हैं। तो इसको आप यहाँ पे याद रखें। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे खोज बिंदु चालू हो गया। अब इसके हम क्षेत्र विस्तार को अगर समझ लें कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक ओवरऑल विकसित था, तो बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ तक आपको हमने बताया बारीकी से और एक सीरियल में कनेक्ट करके हमने बताया आपको। अब थोड़ा इसके क्षेत्र विस्तार को देखिए। जब इसके क्षेत्र खोजना प्रारंभ हुए तो इन्होंने देखा कि इसके क्षेत्र तो मध्य एशिया तक मिल रहे हैं, पर अगर हमें भारत में है तो भारत तक ही हमारे खोजने का अधिकार है। तो इसको भारत में अगर खोजा गया तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे एक स्थल मिला मांडा, जो भारत के सबसे उत्तरी स्थल में है। सबसे उत्तरी स्थल में ये मांडा मिला। उसके बाद इसके सबसे दक्षिणी स्थल को देखा गया तो बड़े लंबे समय तक दक्षिणी स्थल को गुजरात में एक जगह है भगत राव, उसको माना जाता था। लेकिन जब और खोज पड़ताल हुआ तो ये और नीचे चला आया। वर्तमान में ये गोदावरी के सहायक नदी है प्रवरा, उसके निकट एक जगह है दैमाबाद। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। आप ये याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ देता है दैमाबाद किसके निकट है। अगर प्रवरा है तो पहले प्रवरा टिक करेंगे, अगर प्रवरा नहीं है गोदावरी है तो आप गोदावरी को टिक करेंगे। तो इस बात को आप याद रखें। सबसे उत्तरी हो गया मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी जो हो गया सो प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद। सबसे पूर्वी जो है तो यहाँ पे हिंडन नदी जो यमुना नदी के सहायक नदी है, इसके बगल में देखा गया ये आलमगीरपुर। ठीक, उसके बाद जब सबसे पश्चिमी स्थल इसको देखा गया तो ये देखिए पाकिस्तान का ये मकरान तट है। यहाँ पे एक स्थल है सुख्ता गेंडोर। सुख्ता गेंडोर जो दास्क नदी के किनारे हैं, ये इसके सबसे पश्चिमी स्थल थे। अगर इन स्थलों को आप देखें गौर से तो सबसे उत्तरी देखिए मांडा चिनाब नदी के किनारे, तो सबसे दक्षिणी दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और सबसे पश्चिमी सुख्ता गेंडोर यहाँ पे मकरान तट के पास है दास्क नदी के किनारे। आप इनको मिलाएं तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, या इसको धनुषाकार क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार है तो ठीक है, नहीं तो धनुषाकार भी आप टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया, आपको हमने क्षेत्र विस्तार इससे परिचय करा दिया। अब उस समय जो है 2014 तक ऐसा माना जाता था, 2014 तक कहा जाता था कि मोहनजोदड़ो भारत के बाहर सबसे बड़ा स्थल है और भारत में धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन 2014 में जब यहाँ पे जो बनावली में हरियाणा में खोजना प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे राखी गढ़ी, इसी बनावली के नज़दीक ही एक जगह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत और भारत के संदर्भ में फिलहाल में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। तो आप इसको याद रखेंगे कि बनावली के पास जो राखी गढ़ी है वो वर्तमान में भारत और भारत से बाहर सैंधव के सबसे बड़ा स्थल जो है सो राखी गढ़ी है। ठीक, सबसे छोटा स्थल अल्लाह दीनो है। अल्लाह दीनो यहाँ पे सिंध प्रांत में ही एक जगह है जो सैंधव कालीन सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। कौन सा? अल्लाह दीनो। और सबसे पहले कौन खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया। जैसे आपको हमने बताया गया 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने यहाँ पे अवशेष देखा था। तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा। और सबसे इतिहास में ये नियम है कि सबसे पहले जो खोजा जाता है उसका नाम उस सभ्यता का नाम उसके नाम पे रख दिया जाता है। एक तो सिंधु नदी के बगल में मिला इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, और दूसरा जो सबसे पहले हड़प्पा में खोजबीन हुआ इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे छोटा स्थल कौन सा है?
सबसे बाद में कौन सा खोजा गया है? सबसे छोटा स्थल तो आपको हमने बता दिया कि सिंध प्रांत में अल्लाह है। और सबसे बाद में खोजा गया स्थल तो वर्तमान में अभी जो है सो राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है। यूपी के बागपत जिला सनौली गांव में खुदाई चल रही है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसके सबसे बाद में जो खोजा गया स्थल है वो लोथल है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसके क्षेत्र विस्तार को याद रखेंगे, इसके कर्मिक परिचय को याद रखिए। जिस प्रकार हमने बताया ठीक उसी प्रकार आप नोट डाउन करिए। और जो सबसे बाद में खोजा गया स्थल लोथल है। इसके अलावा जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, ये याद रखिए। अब इसके हम जो देखेंगे उत्पत्तिकर्ता कौन थे। आखिर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं इसमें। जो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, इसके बारे में हम